Hello students, today we discuss about heating effect on ice, melting point, latent heat and boiling points। इस सभी टॉपिक पर मैं आज विस्तृत तौर पर चर्चा करूंगा और इस टॉपिक को बताने का मतलब है कि मैं लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा को मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। जब गुप्त ऊष्मा आता है, लेटेंट हीट जब आता है तो वे इससे भागने लगते हैं। लेकिन मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ, आपको देखने के बाद आप लेटेंट हीट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन इसको समझने से पहले इस बात को समझिए कि हीट का आइस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसको आप देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपका जो है इंस्ट्रूमेंट जो है कि लैब में सजा हुआ है। आपको देखने के लिए क्या क्या है लैब में कि आपका एक स्टैंड लगा हुआ है, आप बारीकी से अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद आप जान जाइए कि एक जो है कि गैस बर्नर लगा हुआ है नीचे। उसके बाद आप देख रहे हैं एक बीकर लगा हुआ है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लगा हुआ है। आप इस बात को जान जाइए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में स्केल जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। आप जान जाइए, लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में अंतर है। मैं एक दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या अंतर है। अब आप इस बात को देखिए कि यहाँ पर शिकंजा से आपका क्लिनिकल थर्मामीटर लगा हुआ है और इस जो बीकर देख रहे हैं, इस बीकर में बर्फ भरा हुआ है, पानी का बर्फ जो है, आइस है जो कि भरा हुआ है। और इस आइस में ये थर्मामीटर का बल्ब जो है इंसर्ट होया हुआ है, इसमें लगा हुआ है। और नीचे से जैसे ही हम गैस बर्नर जलाते हैं, गैस बर्नर जलाने के साथ धीरे धीरे बर्फ का टेम्परेचर यह जो है कि माइनस में था, -10, -9, -8, -7, इस तरह से होते होते वह 0 डिग्री पर आ गया। और 0 डिग्री पर आने के बाद देखा जा रहा है कि बर्फ पिघल करके यह पानी के रूप में वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यह बर्फ पिघलते जा रहा है, लेकिन जो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चला गया, वह टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। और यह तब तक बदलाव नहीं हो रहा है जब तक कि पूरे के पूरे बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाए। यह देखा जा रहा है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के कारण बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि -10 से 0 डिग्री तक चला गया, लेकिन 0 डिग्री के बाद यह कांस्टेंट हो गया जब तक कि पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो गया। ऐसे ही पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गया, हीट का प्रभाव नीचे से मिल ही रहा है। और यह हीट के प्रभाव के कारण अब यह 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यह जब 100 डिग्री पर चला जाता है, इसी क्रम में पानी वाष्पित होकर के ऊपर उड़ना चालू कर देता है। हीट नीचे से दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जाकर के 100 डिग्री पर यह क्या करता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। यह बच्चों के लिए आश्चर्य की बात लगता है कि टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर नीचे से हम क्या एनर्जी दे रहे हैं, गैस स्टोव जल रहा है, लेकिन टेम्परेचर के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही बिंदु आपको लेटेंट हीट समझने में मदद करेगा। अगर आप हीटिंग इफेक्ट ऑन आइस के बारे में अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको लेटेंट हीट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए, पानी वाष्प बनना चालू हो गया। पानी वाष्प बनते बनते यह जो पूरे के पूरे बर्तन का पानी जो है कि वाष्पित होकर के वातावरण में चला गया। लेकिन आपके जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसके जो टेम्परेचर का जो आपका मेजर है वह 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ा।
इसी को मैं बताना चाह रहा हूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑन आइस। मैं फिर इसके बाद अब बताना चाह रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि इसका संबंध मेल्टिंग पॉइंट से है। मुझे लेटेंट हीट समझाना है, तो आप समझ जाइए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, इस बात को जानिए कि मेल्टिंग पॉइंट आप जान जाइए कि ये बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है। इस बर्फ के टुकड़ा को हीट के प्रभाव से क्या करते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको आप जान जाइए कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कहने का मतलब 760 mmHg को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बर्फ के टुकड़ा को जिस तापमान पर यह द्रव में कन्वर्ट करना प्रारंभ कर देता है, उस तापमान को इस बर्फ का या इस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या मतलब कि यह क्या है, जैसे मैंने वहाँ बतलाया था कि 0 डिग्री -10 डिग्री मैं बतलाया था, -10 डिग्री बतलाया था, -9 डिग्री बतलाया था, -8 डिग्री बतलाया था। इसी तरह से जो है कि 0 डिग्री पर प्रवेश कर गया। जब यह 0 डिग्री पर चला गया तो यह वाटर 0 डिग्री पर जाने के बाद यह बर्फ पानी में कन्वर्ट करना चालू कर दिया है। तो इसी बिंदु को 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। आप जानते हैं कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस बात को आप जानिए कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपका यूनिट है सेल्सियस। अब दूसरे यूनिट में आप जान जाइए कि इसका मान होगा 273.15 केल्विन। एक केल्विन में होता है 273.15। इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। अब इस बात को जान जाइए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह हो जाता है 373.15 डिग्री सेल्सियस। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। कहने का मतलब बर्फ से जब पानी में कन्वर्ट हो रहा था, जिस पॉइंट पर हो रहा था 0 डिग्री पर हो रहा था, तो इसको अगर हमको सेल्सियस में कहना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। लेकिन जब मुझे केल्विन में कहना होगा, केल्विन भी एक इकाई है, यूनिट है, तो केल्विन में कहना होगा तो 273.15 इजिकल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर जब इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान जाइए कि एक वायुमंडलीय दाब पर, माने वायुमंडलीय प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव जो है वाष्प अवस्था में परिणत करना प्रारंभ कर देता है, उस तापमान को उस वस्तु का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल का जो है बॉइलिंग पॉइंट, पानी जो है, पानी खौलना प्रारंभ कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलना प्रारंभ कर देता है, और 100 डिग्री पर जाने के बाद यह कांस्टेंट हो जाता है। तो 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसको जब हम केल्विन में मेजर करते हैं तो 373.15 डिग्री सेल्सियस यह काउंट किया जाता है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। आप नाम से जान जाइए, गुप्त छुपा हुआ ऊष्मा, वह ऊष्मा जो छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। थर्मामीटर में मेजर हम कर रहे थे, थर्मामीटर में नहीं बढ़ रहा था, लेकिन नीचे से यह एनर्जी ले रहा था, ये जूल ग्रहण कर रहा था, लेकिन इसका थर्मामीटर में मेजर नहीं हो रहा था। इसी एनर्जी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। बात को जान जाइए कि यह जो एनर्जी दे रहे थे, यह जो जूल दे रहे थे,
यह एनर्जी कहाँ जा रहा था? तो बर्फ के कण के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको तोड़ने में यह उष्मा खर्च हो रहा था। यह उष्मा कहाँ हो रहा था? बर्फ के कण के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसको तोड़ने में खर्च हो रहा था, और इसके कारण से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। इसके एनर्जी, सारा एनर्जी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में खर्च हो रहा था। तो यह जो अंदर में जो छुपा हुआ जो उष्मा है, इसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? अब आप इसको परिभाषा के रूप में समझिए कि एक वायुमंडलीय दाब पर, माने हमारे वातावरण का जो प्रभाव है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एक वायुमंडलीय प्रेशर है। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम बर्फ को उसके द्रवणांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिणत करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा नहीं है, उसी ऊर्जा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका एक निश्चित मान हो जाता है। 1 केजी बर्फ को जान जाइए कि 1 केजी बर्फ को एक वायुमंडलीय प्रेशर पर 3.347 इंटू 10⁵ जूल ऊर्जा आपको खत्म हो जाता है, बर्फ के बीच अंतराण्विक बल को तोड़ने में खर्च हो जाता है। कहने का मतलब कि बर्फ का गुप्त उष्मा जो होगा 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी होगा। माने कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वह होगा 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मैं आपको गुप्त उष्मा के बारे में परिभाषित करने जा रहा हूँ। इस बात को आप बारीकी से देख लें कि 1 किलोग्राम बर्फ को एक वायुमंडलीय दाब पर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रवित अवस्था में लाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु का गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे आप जान जाइए कि बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कहने का मतलब द्रवण का गुप्त उष्मा, इसको बोल सकते हैं द्रवण का गुप्त उष्मा। इस बात को जान जाइए कि द्रवण का गुप्त उष्मा मतलब 1 किलोग्राम बर्फ को अगर इसका गुप्त उष्मा जानना चाहेंगे तो 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी को कहते हैं द्रवण का गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मान जो है कि आपका इतना ही जूल होता है। और इस बात के साथ, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि मुझे वीडियो अच्छा लगा या हम समझ में आ रहा है तो आप करेंगे लाइक, और अगर आपको लगेगा कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास वह पहुंचता रहेगा। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को अंत कर रहा हूं। थैंक्स।